वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर होंगे और आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आपके जो भी शिक्षक साथी हैं वो भी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिस इज़ द क्रूशियल टाइम एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। द ऑल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। जैसा कि आप देखते होंगे न्यूज़ पर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्योंकि ये एक पैंडमिक है, महामारी है, तो इंसान ने देखिए इंसान के सामने बहुत समस्याएं आई हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हर समस्या से उसने उसका कुछ ना कुछ उपाय निकाला है, निदान किया है। और तो आज हम उसी ट्रैक पर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड रुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, सोशल एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। तो इस दौरान हम और आप मिल कर के कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को हम फ्रेंडली बनाएं कि आपको भी दिक्कत ना आए और हमें भी कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज जिस टॉपिक के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आपको ये टॉपिक जब आप इसे रीड करेंगे, लर्न करेंगे, तो ये समझ में भी आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी व्यक्तिगत लाइफ के साथ साथ आपको इन्हेंस करेगा, आपके नॉलेज जो है उसको इन्हेंस करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। द टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर द डिस्कस ऑन द टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वी मस्ट डिस्कस इन द पास्ट। पास्ट मीन्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें रही हैं इस चैप्टर से पहले, ऐसी कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस हैं जिनको आपने इससे पहले रीड आउट कर लिया है, या उम्मीद करते हैं कि आपने स्टडी जिनकी की होगी। तो हम सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रीफेस में जाएंगे और प्रीफेस में जाने के दौरान ही हम स्टार्टिंग करेंगे स्टैटिस्टिक्स के साथ में कि ये है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या यहाँ पे मीनिंग है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। और ये जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये स्टैटिस्टिक्स के किस स्टेज के अंदर आपको मिलेगा या मिला है एक तरीके से, जिसकी आप स्टडी अभी मेरे साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें हैं। मैनी पीपल हैव द मैनी आइडियाज या मैनी व्यूज रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट इज़ अ फॉल्स, स्टैटिस्टिक्स इज़ ए बंडल ऑफ फॉल्स, कि ये झूठों का एक पुलिंदा है, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो। कई सारे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ आर्ट। कई सारे लोग जो है उनका मानना है, जो बहुत सारे लोग रहे हैं, कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। तो जब आप किसी एस्पेक्ट्स को रीड आउट करने जा रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे पॉइंट आपको देखने होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो आर्ट एंड साइंस, ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब अगर हम एक तरीके से डिस्क्राइब करें स्टैटिस्टिक्स को, सो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसके बाद में आप जो यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की जब बात करेंगे, तो ये एक तरीके से ये जो सारे मैथड्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये इनका डिटेल स्टडी करता है। ठीक है ना, ये वो विज्ञान है जो इन सब चीज़ों का डिटेल स्टडी करता है। यानी इसके अंदर आप कलेक्शन से लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, प्रेजेंटेशन से लेकर के, क्लासिफिकेशन से लेकर के, और यहाँ इंटरप्रिटेशन से लेकर के, ये सारे जो मेथड्स हैं डेटाज के, ये आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है, क्या इससे निकाले गए सारे निष्कर्ष सही होते हैं? तो बहुत लोगों का मानना है कि बिल्कुल नहीं होते। ये आप लोगों को भी जानना है कि स्टैटिस्टिक्स के डेटास हमेशा सही नहीं होते। मोस्टली आप फोरकास्टिंग के लिए जो है ये यूज करते हैं, ये जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपकी होती हैं। तो अब हम इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर पर, जहाँ हमें डिटेल स्टडी करनी है बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स का एक सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के अंदर हो सकता है, मार्केट की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं वहाँ का, अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, कंपैरिजन करना है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है, क्वांटिटेटिव मेथड्स
के अकॉर्डिंग या क्वांटिटेटिव वे के अकॉर्डिंग, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स का पॉलिटिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा लोग आप करते देखे गए होंगे। जब भी आपकी जो रैलीज होती हैं वहाँ आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अक्सर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा प्रेजेंट करते हैं उस स्टेज से, ये उनको हेल्पफुल होता है। तो हर तरीके से कोई सब्जेक्ट चाहे इकोनॉमिक वैल्यू रखता हो, चाहे सोशल वैल्यू रखता हो, चाहे पॉलिटिकल वैल्यू रखता हो, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के पास में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम चलते हैं इन बेसिक सी चीज़ों को समझने के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द थर्ड स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या अगर आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसके स्टेज में ये थर्ड स्टेज है, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये, और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो आप लोग रीड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जैसे ही हम बात स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्ड पकड़िए आप। फर्स्ट वी स्टार्टिंग द वर्ड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? आप अपनी क्लास में हैं, आपको टीचर कहता है कि आप प्रेजेंट करिए, तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज अ ब्यूटिफुल मैनर टू एक्सप्लेन एनीथिंग। अगर आपके पास कोई भी फैक्टर्स हैं, कोई भी आपके पास जो है वैल्यूज़ हैं, कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, आप उन्हें किस सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज द सिस्टमैटिकल एंड ब्यूटिफुल मैथड, एक तरीके से अगर मैं कहूँ प्रेजेंट करना जो होता है। सो any facts, any variables which you going to present in a beautiful and a systematic scientific manner, अगर आप किसी भी चीज़ को तथ्यों के साथ में वैज्ञानिक तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही आपका यहाँ पर ये प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो अब क्योंकि टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम जानेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमने जान ही लिया है कि हम किसी भी चीज़ों को या कोई भी तथ्य हमारे पास है, कोई भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो उनको हम अगर बहुत सुंदर सरल तरीके से एक तरीके से एक्सप्लेन करें तो दैट इज़ प्रेजेंटेशन। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की इसके बाद। तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में जब आप जाएंगे तो कई तरीके का प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, जिनमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका होगा वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा, आफ्टर दैट आपका जो होगा टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा, एंड आफ्टर दैट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे टॉपिक की जब आप इसको रीड करेंगे, जब समझेंगे, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि ये चैप्टर पकड़ बनाए रखेगा आपके ऊपर और आप इससे दूर नहीं हो पाएंगे, लगाव महसूस करेंगे जब आप इसे इस तरीके से रीड आउट करेंगे। तो अब जैसे आपने जाना कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जनरली 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टेक्सचुअल, आफ्टर दैट टेबुलर, एंड आफ्टर दैट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, और ये बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए पैराग्राफ, तो यू जस्ट कॉल दिस इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। लाइक दैट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी शहर में ऑर्डर पास किया गया कि जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ हैं वो दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए बंद रहेंगी, यानी लॉकडाउन रहेगा, हड़ताल हो गई। उसके बाद सर्वे किया गया तो पाया गया कि 20% फैक्ट्री जो है वो अभी भी ओपन थी, यानी 80% फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन 20% फैक्ट्रीज ओपन थी, और उनमें लगभग जो भी 1000-2000 कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग कंडीशन में पाए गए। तो अगर मैं इस चीज़ को लाइन टू लाइन वर्ड्स में या टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ, लिखता हूँ, जो मैंने आपके सामने अभी प्रोनाउंसिएट किया है, तो ये मेथड होगा आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी, उसको मैंने आपके सामने रीड आउट किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसको आप लिखेंगे कॉपी में लाइन टू लाइन, बिल्कुल आपके पास ना कोई फॉर्मेट है ना कुछ है, बस लाइंस में आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते चलेंगे। तो दिस फॉर्म इज जनरली नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कई लोगों के लिए ये बहुत बोरिंग हो सकता है, इसके अपने इम्पोर्टेंसेस भी हैं, अपनी डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है इसमें आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही के दौर में, कोविड-19 के दौर में, आपको सरकार की भूमिका बतानी है और उपयोग करना है यहाँ पर
अस्पतालों के डेटाज के साथ में कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने अस्पताल चालू हैं। तो इस सिचुएशन के साथ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि एक्सप्लेन करके बताइए आप अपने शब्दों में, तो आप स्टैटिस्टिक्स का जो ये प्रेजेंटेशन है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, आप इसके थ्रू इसको बताएंगे। इस प्रेजेंटेशन के अलावा आप इन्हीं चीज़ों को अदर प्रेजेंटेशन मेथड के साथ भी जा सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर आपसे जो सिंपल वे में मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें एक पैराग्राफ टाइप का आप जो है वो नोट करेंगे और टेक्स्ट की फॉर्म में आप सारी चीज़ें लिखेंगे। और अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है तो दिस इज जनरली नोन एज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम सेकंड, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देन द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये काफ़ी वाइड टॉपिक है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड होते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दो वर्ड होते हैं, एक होता है टेबल और एक होता है इसके बाद टेबुलेशन। तो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबुलेशन। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि टेबल इज़ द रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन। आप कहेंगे सर कि कैसे? मैंने आपको कहा कि टेबुलेशन का रिजल्ट है टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? तो टेबुलेशन इज़ द प्रोसेस, टेबुलेशन इज़ द मैथड, यानी कि टेबुलेशन जो है, जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर टेबल को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे बनेगी टेबल? टेबल के अंदर रॉज होंगी, कॉलम्स होंगे और भी सब हेड्स होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि टेबल इज द रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन एंड टेबुलेशन इज अ प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग द टेबल। बनाने की जो टेबल बनाने की जो विधि है वो टेबुलेशन है। ये बहुत सिंपल से शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में जब आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हम करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जब टेबल की बात कर ही रहे हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल, और इसमें हम आपको कुछ ग्राफिक्स आपके इस वीडियो में जो है दिखाएंगे डायरेक्ट बुक में से कि किस तरीके की ये चीज़ें होती हैं। टेबल आपका फॉर्मेट जो रहेगा वो कैसा रहेगा। सोर्सेज हमारे पास कम है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आएँ और आप लोग टेबल वाला जो ये टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से जो है ये समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेबल्स की। तो टाइप्स ऑफ टेबल में आपको जानना है कि अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग जब आप एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे टेबल का, तो टेबल कई तरीके की होती हैं। अगर आप पर्पस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल पर्पस टेबल होंगी या फिर उसके बाद कुछ जनरल पर्पस टेबल होंगी। ठीक है, तो दो तरीके से तो पर्पस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है टेबल को। तो एक हो गया जनरल पर्पस टेबल, एक हो गया आपका स्पेशल पर्पस टेबल। आफ्टर दैट अगर आप जाएंगे कि आपको अदर ऑब्जेक्ट के साथ जाना है तो वन वे टेबल भी होता है, टू वे टेबल भी होता है और इसके बाद मैनफोल्ड टेबल भी होता है, जिसको थ्री वे टेबल भी जनरली कॉल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट पर, अगर आप ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो ओरिजिनल टेबल होगा और एक डिराइव्ड टेबल होगा। तो मैंने आपको कई टाइप्स बताए टेबल्स के यहाँ पर। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर सबसे पहले पर्पज के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो जो जनरल टेबल है, मान लीजिए कि सेंसस हो रहा है किसी कंट्री में, जनगणना हो रही है, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो सारी टेबल हैं जो आपको देखने को मिलती हैं जनरली बुक्स वगैरह में, दीज ऑल आर द सिंपल टेबल। स्पेशल पर्पज टेबल, स्पेशल पर्पज टेबल को समरी टेबल भी बोला जाता है। मान लीजिए कि आपको रिजल्ट निकालना है किसी चीज़ का कि भाई मेरे को तो समरी चाहिए कि आखिरकार जो भी ये घटना घटी इसका लास्ट में रिजल्ट क्या है, आई वॉन्ट ओनली समरी। तो उस कंडीशन में आपका जो टेबल होगा वो इस तरीके का होगा, स्पेशल टेबल होगा, जो हो सकता है डेटा को ना बताए, किसी रिजल्ट को शो करे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान है समझना। तो ये क्लियर हो गया सिंपल टेबल। और यहाँ पर जो है, इसलिए सिंपल टेबल को रेफरेंस टेबल बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ रहता है कि ये सेंसस 2011 की टेबल है, ये उससे लिया गया है, ये सोर्स ये है, रेफरेंस जरूर रहेगा। और यहाँ पर ये समरी टेबल होंगे, ध्यान रखें, जो स्पेशल टेबल होंगे। अब हम बात करते हैं वन वे, टू वे और मैनफोल्ड टेबल की। तो वन वे टेबल के अंदर आपको डेटा सिर्फ वन वे, एक ही चीज़ का नॉलेज देंगे, एक तरफ ही इशारा करेंगे। टू वे टेबल में आप कंपैरिजन करेंगे, आप गर्ल्स बॉयज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, आप किसी कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं उस टेबल के अंदर। तो यानी कि वहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको एक साथ होंगे और वो उनकी कॉम्प्लेक्स स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट मैनफोल्ड टेबल। मैनफोल्ड टेबल को एक तरीके से मैं कहूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड और इसमें बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे।
एक साथ आपको कई रॉज होंगी, कई कॉलम्स होंगे, और वहाँ पर आपको एक साथ हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन हो, गर्ल्स बॉयज़, फिर उसका परसेंटेज में कंपैरिजन हो, उनका फिर पासिंग और जो फेलिंग परसेंटेज है उसमें कंपैरिजन हो। तो इट मीन्स कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आपको एक साथ जो है वो स्टडी करने को मिलेंगे और उनके साथ आपको इस टेबल पर जाना पड़ेगा। अब हमने टाइप्स ऑफ टेबल्स की बात की, तो उसमें लास्ट रह गया हमारा ओरिजिनल टेबल, यानी कि आप सपोज दैट कि आप यहाँ पर जो है एक कोई पर्सन है, आपको सर्वे करने के लिए भेजा गया है, ठीक है ना, आप संगणक हैं और आपने कुछ डेटा जो है कलेक्ट किए हैं प्राइमरी तौर पर, और आपने एज इट इज उन प्राइमरी डेटाज को टेबल में रख दिया है। सो दिस इज द ओरिजिनल टेबल। अब बात करते हैं डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल में आप ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए आपका डेटा प्रेजेंट कर दिया गया है, आपकी क्लास है 11th, उसमें बच्चे हैं 50 और 50 बच्चों के सामने उनके मार्क्स लिख दिए गए। अब डिराइव्ड टेबल क्या होगा? अब आप कहेंगे सर कि जो मार्क्स आए हैं ये इनका परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे मार्क्स को। तो अगर आप उन डेटाज से परसेंटेज के डेटाज निकालते हैं तो आपने ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज डेटाज में। सो दिस इज द डिराइव्ड टेबल। आपने निकाला है किसी चीज़ की हेल्प से, प्राइमरी डेटा से आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके निकाला है, तो इसलिए इसको डिराइव्ड टेबल यहाँ पर कॉल्ड किया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स के बाद में। जब बात हमने की है तो मैंने आपको बताया था कि हम टेबल का सबसे पहले समझेंगे कि जो टेबल है उसका सिनेरियो कैसा दिखता है, आखिरकार उस टेबल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि वर्बली मैं आपको अभी बताऊंगा तो ठीक है, लेक्चर मेथड से हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है जिन चीज़ों की हम आगे भी प्रेजेंटेशन की अभी बात कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल मैनर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेबल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर दैट उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जिसमें हम टेबल का पिक्चर आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ यानी रवि के साथ। आगे आप देखिए टेबल का सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जब आप एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो टेबल का आपको हेडिंग मिलेगा, टाइटल जिसको आप बोलेंगे। टाइटल बोलने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कैप्शन मिलेगा, स्टब्स मिलेगा, टेबल नंबर मिलेगा, ठीक है ना, और बॉडी मिलेगी टेबल की, फुट नोट्स मिलेगा, सोर्सेज जो होंगे टेबल के वो आपको मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं टेबल के जो उसके साथ रहेंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले और हम बात करते हैं कि टेबल आपकी कैसी दिखेगी, आपका टेबल कैसा होगा और उसमें आप किस जगह पर कौन सी चीज़ मेंशन करेंगे, यानी सबसे ऊपर टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो कैसे बनाएंगे और कहाँ मेंशन करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैमरे को यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो आप देखेंगे टेबल आपका कैसा दिख रहा है। आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम है कैमरे के अंदर और ये चेंज नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर ये होता है तो। और नहीं तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो शायद ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है कैमरे के रिगार्डिंग। तो चलिए हम आपको यहीं से दिखाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि टेबल का जो प्रेजेंटेशन है आपको किस तरीके से दिखेगा। तो ये आपको आपकी बुक्स जो है ये यहाँ पे शो किया गया है। मैं आपको जनरली बता देता हूँ, आप ऊपर से चलेंगे मेरे साथ। ये सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप, आपकी भी बुक्स में होगा जब आप साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले टेबल नंबर होगा, फिर इसके बाद टाइटल होगा, कॉलम के ऊपर जो हेडिंग होगी उसको कैप्शन बोला जाता है, रोज़ की जो हेडिंग होगी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टब्स लिखा हुआ है। इसके बाद आप ये सारी चीज़ों के बाद में जो बीच का पार्ट ये टेबल का देख रहे हैं, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द टेबल। एंड आफ्टर दैट जो नीचे देखेंगे टेबल के फुट नोट्स होगा और उसके नीचे देखेंगे तो सोर्स लिखा हुआ मिलेगा। कई बार जो हेडिंग होती है, जो टेबल नंबर के नीचे होता है हेडिंग के नीचे होता है हेड नोट्स। अगर हेडिंग आपकी जो टाइटल है वो कंप्लीट नहीं कर रहा, टेबल को समझाने में असमर्थ है, तो आप जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे हेड नोट्स का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक टेबल का आउटलुक आपने देखा इस वीडियो के अंदर और उम्मीद करते हैं आप जब अपनी बुक में इसको देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो नाउ कम टू आवर टॉपिक अगेन। टेबल जैसा कि क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और कई बार टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है, आप समझते हैं, और
लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम उन चीज़ों को जानें और उनके बारे में डिस्कस करें। तो अब जैसा कि टेबल का आपने पूरा पार्ट देख लिया, टेबल कैसे बनता है, क्या होता है, कैसी सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले ऊपर आपको टेबल नंबर डालना पड़ेगा, टेबल नंबर के नीचे टाइटल होगा, फिर टाइटल के नीचे हेड नोट्स होगा, कॉलम जो खड़े हुए जो वर्टिकल पिलर होते हैं उनके ऊपर जो हेडिंग होगी वो कैप्शन होगा, रॉज जो लेटे हुए आपके सिचुएशंस होती हैं जो बनाए जाते हैं खाने जिनको बोलते हैं आप, सेल्स जो होती हैं लेटी हुई जो सेल्स होती हैं तो उनको आप रॉ कहेंगे, उसके सामने हेडिंग होगा, स्टब्स होगा। टेबल का पूरा पार्ट बॉडी पार्ट होगा, उसके नीचे आप फुट नोट्स पे जाएंगे और सोर्सेज नीचे लिखे जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं टेबलर प्रेजेंटेशन के बाद कि बेटर टेबुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो आप चाहते हैं क्योंकि हम टेबुलेशन से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले होना चाहिए आपका कंपैटिबल टाइटल होना चाहिए, यानी कि मैं कहूँ कि टाइटल ऐसा आप टेबल का दें कि वो अट्रैक्टिव हो, अनुकूल हो उस टेबल के जिस चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं। तो टेबल का जो हेडिंग है या जो टाइटल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए उसके लिए। कंपैरिजन एक तरीके से आपकी टेबल करनी चाहिए, उस टेबल में ये पता लग जाना चाहिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, बहुत ज़्यादा जटिल टेबल भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। फिर ये सारी चीज़ें जानने के बाद टेबल के सोर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, आइडियल साइज टेबल का होना चाहिए, ना टेबल का साइज छोटा होना चाहिए ना बड़ा, यानी कि उसके अंदर दी गई सूचनाएं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संक्षिप्त शब्दों की, जो आपने उस टेबल में दिखाया उनको नीचे आप लिख देंगे कि भाई ये इसके एक तरीके से हेल्पफुल पॉइंट्स हैं। फिर आप क्या करेंगे कि अगर ज़रूरत है टेबल के अंदर तो परसेंटेज के डेटा दिखाएं, रेशो दिखाएं, बहुत सारी चीज़ें जो उस टेबल के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी करना आपको ज़रूरी है, तो ये काम भी आप उस टेबल के अंदर करेंगे। सोर्स कहाँ से लिया गया ये बताएंगे, साइज ऑफ कॉलम्स भी आप बताएंगे, ठीक है ना। और आपकी जो टेबल है वो सिंपल, ठीक है ना, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और ख़ास बात इकोनॉमिकल टेबल भी होनी चाहिए, यानी कि उसको आपको ज़्यादा पैसा उसके ऊपर नहीं लगाना है बनाने के लिए, यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हमने सबसे पहले बात की टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, फिर हमने बात की टेबलर प्रेजेंटेशन की। टेबलर प्रेजेंटेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ टेबल्स देखा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टेबल्स के बाद में उससे पहले टेबुलेशन के मीनिंग देखे हमने, उनको एक्सप्लेन किया, टेबल किस तरीके की फॉर्मेट होती है, टेबल कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल आपने देख लिया। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस की जब हम बात करेंगे तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज मोर सूटेबल कंपैरिजन देन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कारण क्या है, जो इसके रीज़न हैं जो बताते हैं कि ये आपका जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इट इज़ इजी टू कंपेयर। दूसरा, यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आसानी से आपको समझ में भी आता है। क्वांटिटेटिव अगर आपको कहीं पे डेटा फ्लैश आउट करने हो, एक तरीके से दिखाने हो या आपको प्रेजेंट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। परसेंटेज में भी आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो और टेबुलर फॉर्म की जैसे सबसे एक जो खास बात यहाँ पे जो होती है, एक तरीके से मैं अगर देखूँ तो बहुत सिंपल एनालिसिस आप किसी भी टॉपिक का यहाँ निकाल सकते हैं, ये इसकी खास बात होती है। और जो भी डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं उनको हाइलाइट्स के तौर पर शो किया जा सकता है, किसी चीज़ पे फोकस करना है स्टार लगा दीजिए जिस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और इकोनॉमिकल होती है टेबल, ज़्यादा इनमें खर्चा नहीं आता बनाने में। तो ऐसी बहुत सारी मेरिट्स को लेकर के आप टेबुलर प्रेजेंटेशन को जो है वो आप अपने साथ रखेंगे। जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये मैंने जो आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप अपने व्यूज़, अपने जो साइंटिफिक आपका एक्सप्लेनेशन है उसको आप अपनी आंसर शीट में देंगे। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक की दी गई जानकारी जो है उससे आप संतुष्ट होंगे। और आगे हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर, वो है डायग्राम या डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूँ तो वो यही है। तो जनरल वे में हम बात करते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इज बार डायग्राम एंड सेकंड इज पाई डायग्राम। दो तरीके के डायग्रामों से हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन करेंगे।
और इसमें खास बात जो देखने को मिलेगी आपको वो यही है कि एक तरफ आप देखेंगे कि बार डायग्राम्स क्या होते हैं, पाई डायग्राम्स क्या होते हैं, विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंटिंग मैथड। और एक चीज़ ये भी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि पाई डायग्राम बार डायग्राम से कैसे अलग होते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों में से ज़्यादा कौन सा अट्रैक्टिव यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार डायग्राम्स के बारे में। बार डायग्राम्स, जैसा कि बार वर्ड से आप यहाँ समझ रहे होंगे, ये एक तरीके का एक कॉलम होता है, ठीक है ना। इसका विड्थ हमेशा बराबर रहेगा, इसकी लेंथ जो है हाइट वो ऊपर नीचे हो सकती है, छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका अंदर का विड्थ हमेशा बराबर रहता है बार्स का, सभी का। किसी भी मेथड में आप एक्सप्लेन करिएगा बार को तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें डेटा एक्सप्लेनेशन के लिए ही एक तरीके से ये बनाया जाने वाला, यानी कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि कभी आपने आयत देखा है, हिस्टोग्राम देखा है, तो अगर आपने देखा होगा तो आप ये उसी से साइज़ के होते हैं। कॉलम्स देखे होंगे आपने, पिलर जिस तरीके के होते हैं, सो ये बार होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। हिंदी में इनको दंड भी बोलते हैं एक तरीके से। जैसे मान लीजिए दिस इज द पिलर और एक इसी तरीके से ये बेस लाइन पर खड़े हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार की, जो बार डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ बार डायग्राम की बात करते हैं तो जनरली हियर आर 5 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम एंड सेकंड इज जो मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं उनके बारे में, एंड द थर्ड इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एंड द फोर्थ इज परसेंटेज बार डायग्राम, एंड द फिफ्थ इज डेविएशन बार डायग्राम। तो 5 तरीके के ये बार डायग्राम हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटाज को प्रेजेंट कर सकते हैं, एट्रैक्टिव बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं और कलर भी उनके आप कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में जनरल बातें करेंगे जो आपको समझ में आएंगी। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास आप अपनी बुक ज़रूर रखें, जिससे कि आपको इन चीज़ों को समझने में और मेरे साथ इन चीज़ों को कंपैरिजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम की। सिंपल बार डायग्राम यूजेबल फॉर ओनली वन इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक सूचना देनी है, आपके पास एक ही फैक्ट है, एक ही वेरिएबल है, तो उसके लिए आप सिंपल बार डायग्राम का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस पे आपके एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके डायग्राम्स भी देखते चलेंगे साथ साथ में, जिससे कि आपको इनके बारे में पता भी लगता चले। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन है और उसमें आपसे कहा गया कि भाई इंडिया का बर्थ रेट डिफरेंट ईयर्स में आपको दिखाना है सिंपल बार डायग्राम का यूज़ करके। तो आप एक्स एंगल पे जो है वो टाइम पीरियड आप यहाँ पर ले लेंगे और बर्थ रेट के जो डेटाज हैं वो वाई एक्स पे लेंगे। वाई एक्स पर लेने के बाद आप डिफरेंट ईयर्स में आपका जो बर्थ रेट रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पिलर्स खड़े कर देंगे, ठीक है। ध्यान रहेंगे इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर रखेंगे, इनके अंदर की विड्थ बराबर रहेगी, यानी कि इसके लिए आप एक रेफरेंस जो है स्केल यूज़ करेंगे। और अब आप देखिए कि आपको ये डायग्राम किस तरीके का दिखेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपका सिंपल डायग्राम रहेगा। ये आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो वाला डायग्राम है, यहाँ एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिए गए हैं ये, और वाई एक्सिस पे लिया गया बर्थ रेट को। तो अब देखिए बीच की दूरी बराबर है, अंदर की दूरी इनकी विड्थ बराबर है, हाइट में चेंजेस हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने ईयर वाइज अपने डेटा को यहाँ उसके अकॉर्डिंग स्केल लेकर के और ये स्केल बना दिए हैं। ये यहाँ पर ये जो आपका बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम, ये बना दिया है और इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है बर्थ रेट का। खास बात क्या होती है, बुक्स बहुत बड़ी लगती है आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। मैं इस टॉपिक के बीच बीच में आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन गो, हम कैसे जा सकते हैं टू मेक अ इंटरेस्ट इन आवर पर्टिकुलर बुक्स। उस बुक के अंदर हम वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। तो पढ़ने का जो तरीका है आपको, वो आप सेल्फ एनालिसिस करते चलने साथ साथ सेल्फ एनालिसिस कर लें आप पहले ही कि मेरे को ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ये बताना है। तो अब हम चलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम पर। अगर आपके पास 2 सूचनाएं एक साथ, आपको सेम टाइम पीरियड था, अब बर्थ रेट के साथ में डेथ रेट भी दिखाना है, अब आप क्या करेंगे। अब आप सिंपल बार डायग्राम से तो एक ही इन्फॉर्मेशन आ रहा था, तो अब आप मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक साथ आपके 2 बार जो रहेंगे
यहाँ पर अब इसमें क्या रहेगा कि मल्टीपल बार डायग्राम की बात करते हैं तो टाइम पीरियड आप नीचे रखेंगे लेकिन दोनों बार आपके एक दूसरे से सटे हुए होंगे, ठीक है ना, चिपके हुए होंगे एक दूसरे के साथ। आप उनके डिफरेंट कलर्स में आप उनको कलर करेंगे जिससे पता चले, सिंबल बनाएंगे उनका कि ये बर्थ रेट का है, ये डेथ रेट का है, और एक साथ यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। यानी आप 2 इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या सामने किसी को दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम कैसा दिखेगा, आइए चलते हैं हम इस हमारे बुक के पेज पर और दिखाते हैं आपको कि मल्टीपल बार डायग्राम कैसे दिखेंगे। ये देखिए, आप एक साथ कॉलम खड़ी किए गए हैं, येलो कलर और ऑरेंज कलर में आप देखेंगे। तो इस तरीके से जब आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो और आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन हो, यानी 2 इन्फॉर्मेशन, तो कैसे एक साथ दें, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम की हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर इसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी कि एक पिलर आपके पास है लाइक दैट, ये आपका पिलर है, नेम में जैसा आ रहा है सब डिवाइडेड, तो आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। बार डायग्राम ये आपका पूरा बार रहेगा लेकिन सब डिवाइडेड, यानी इसको हमें काटना है। दिस इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये क्यों यूज किया जाता है, कैसी इंफॉर्मेशन अगर आ जाए तो आपको देना पड़े। अब मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइम पीरियड नीचे दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। अब आपको डेटा दिए गए हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि आपको जो है वाटर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और कोल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो आपको जब इस तरीके की, और टोटल प्रोडक्शन क्या है, 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उनका टोटल, अगर आपको ये तीनों सूचनाएं देनी पड़े तो मान लीजिए अभी मल्टीपल में तो आप दोनों का तो दे देते लेकिन फिर टोटल का कहाँ दिखाते। तो इस तरीके की अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके पास आ जाएं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़े, तो आप तुरंत सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, आपके उस बार डायग्राम को सब डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए थर्मल से 20%, उसके बाद में हाइड्रो से 15%, टोटल 20 + 15 35। तो टोटल जो जाएगा वो दोनों का मिला के, क्योंकि 20% प्लस उसके बाद 15 और काउंट करेंगे, टोटल 35 तक जाएगा। तो वाई एक्सिस पर टोटल 35 हो गया। अब हम देखते हैं इसको डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पर बाद में आपको टोटल का एक्स्ट्रा ऊपर अप नहीं करना है, वहीं तक का टोटल करना है, लेकिन सब डिवाइड करना है। डायग्राम देखिए और समझिए। दिस इज द सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मान लीजिए ये ऑरेंज कलर में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों का टोटल ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बार को सब डिवाइड बीच में से काटा गया, कलर अलग कर दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मांगी जाए या आपसे कहा जाए कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाइए, तो आप इस तरीके से सो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इस वीडियो को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे। और इसके बाद चलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। अगर आपको परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि भाई परसेंटेज बार डायग्राम बनाइए, तो जिस तरीके का सब डिवाइडेड बार डायग्राम आपने अभी अभी देखा है, सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा। बस आपको क्या करना है कि एब्सोल्यूट नंबर की जगह वहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको स्केल चूज करना है और उनमें आपको परसेंटेज फिलअप कर देनी है। उसी तरीके से रहेगा जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम आपका रहा था, सिर्फ परसेंटेज का डेटा आपको फिलअप करना है टेबल से। पहले परसेंटेज आप निकालेंगे, फिर उस परसेंटेज से आप बार डायग्राम में पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। स्केल आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट पर, डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन वर्ड जैसा कि आपको शो करता है कि डेविएशन का मतलब होता है कि आप कहीं पर रोमिंग कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो डेविएशन का मतलब विचलन, आप एक जगह पर नहीं हैं। अगर आप उस बेस लाइन पर हैं तो आप कभी ऊपर हैं, कभी नीचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेस लाइन के ऊपर कॉलम खड़े किए जा सकते हैं और नीचे भी खड़े किए जा सकते हैं। वाई और माइनस वाई एक्सिस पर भी कॉलम खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें ऐसा ही होता है, कई बार प्रोडक्ट माइनस में चला जाता है, मान लो नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई भी डेटा आप दिखा रहे हैं, कई बार माइनस में चला गया, तो अब तब आप क्या करेंगे, तब आप डेविएशन बार डायग्राम यूज़ करेंगे। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसा दिखेगा। पिलर्स जो होंगे आपके ऊपर नीचे आपको दिखाई देंगे। अब देखिए बेस लाइन है बीच में, ये यहाँ पर बेस लाइन के ऊपर भी दिखेंगे और नीचे भी दिखेंगे आपको, यानी कभी आपका डेटा पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है। तो ये जब आप चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो हमने 5 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स यहाँ पर देखे और उम्मीद करते हैं कि ये 5 बार डायग्राम आपको याद रहे होंगे। मैं वापस आपके सामने एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन चीज़ों को।
सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, और इसके बाद में आपने देखा यहाँ पर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, और लास्ट में आपने देखा डेविएशन बार डायग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जाएंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जाएंगे, तो बार डायग्राम आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं लास्ट और इस टॉपिक का सबसे आखिरी पॉइंट, पाई डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पाई डायग्राम सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज पाई? पाई मीन सर्कल, इसलिए इसको सर्कल डायग्राम भी आप जनरली कॉल करेंगे। तो ये एक सर्कुलर डायग्राम होता है, सर्कुलर डायग्राम होता है। सर्कुलर डायग्राम क्योंकि सर्कल होता है पाई, 360 डिग्री अगर आप इसके एंगल्स को काउंट करें तो ये होता है। तो अब हम कैसे साइंटिफिक तरीके से ये कैसे कहें कि पाई डायग्राम क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पाई डायग्राम इज ए सर्कल, पाई डायग्राम इज ए सर्कल which divided into various segment। ध्यान रखिए, पाई डायग्राम इज ए सर्कल which divided into various segments, और सबसे लास्ट में showing various segments showing the percentage value of a series। अगर आपको कोई सीरीज दी हुई थी तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यूज हैं उनको ये सेगमेंट दिखाएंगे जो बटे हुए हैं, डिवाइड किए गए हैं इस सर्कल के अंदर। तो वापस से कि पाई डायग्राम इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ए सीरीज। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में जनरली सपोज दैट कि 45 स्टूडेंट थे, 20 बच्चों ने जो है फर्स्ट डिवीजन पास किया, 20 के बाद में आपका यहाँ पर 15 ने सेकंड डिवीजन पास किया और 10 ने थर्ड डिवीजन पास किया। अब आपके पास ये कैसे नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है, परसेंटेज में नहीं है। आप यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पाई डायग्राम तभी बनाना है जब आप डेटा परसेंटेज में निकाल लेंगे, अदरवाइज पाई डायग्राम बनेगा ही नहीं। अभी आप 360 डिग्री एंगल पे कैसे इनको करोगे बताओ, कैसे बनाओगे पाई डायग्राम? तो विदाउट परसेंटेज ये निकलेगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 45 में से जो 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आए, तो 45 मान लीजिए 100% हो गया, 45 स्टूडेंट पूरे टोटल 45 हैं, तो आप 45 के साथ में इन स्टूडेंट्स को 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 स्टूडेंट्स में से कितने आए फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे 20 आए। तो आप क्या करेंगे फटाफट से कि 20 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100। अब कितना परसेंटेज आया, 100% का कितना परसेंटेज स्टूडेंट हमारे फर्स्ट डिवीजन आए, तो हमारे पास में जो फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट आए वो 44.5% आ गए। इसी तरीके से सेकंड डिवीजन में 33.3 आ गए और थर्ड डिवीजन में 22.2। टोटल परसेंटेज हो गया हमारा 100। अब आप कहेंगे सर क्या अब हम 100% में जो डेटा हमने निकाले इनसे पाई डायग्राम बना दें? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि पाई डायग्राम का तो जो एंगल होता है वही 360 होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो परसेंटेज आपने निकाला है इनको आप 360 में कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए आपके फर्स्ट डिवीजन का जो परसेंटेज आया था, फर्स्ट डिवीजन पासिंग स्टूडेंट्स का 44.5 आया, तो 44.5 360 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंटू 360 डिवाइड बाई 100। अब आपको डिग्रीज निकल के आएंगी, तो जो आपकी डिग्री निकल के आएगी वो आएगी 160 डिग्री। ऐसे ही आप जब इन तीनों का निकाल लोगे तो उन डिग्रीज का टोटल आएगा 360, और तब आप डी की हेल्प से आप यहाँ पर ये सर्कल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान रखेंगे इसको आप डी की हेल्प से ही बनाएंगे। इसमें आप कुछ भी अपने हाथों से नहीं बनाएंगे या कोई भी आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और क्योंकि डी में एंगल क्लियरली मेंशन होते हैं तो आपको गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये आपका पाई डायग्राम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक तरीके से मैं कहूँ बहुत इनोवेटिव चीज़ें लेकर के आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी बहुत सारा इसमें आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट कन्वर्ट द एब्सोल्यूट डेटा इनटू द परसेंटेज डेटा, एंड आफ्टर दैट परसेंटेज डेटा कन्वर्टेड इनटू द डिग्रीज, जो 360 में आपको कन्वर्ट करना है। ये पूरा जो मैंने आपको टॉपिक आज बताया है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इम्पोर्टेंस बहुत है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप कॉपी के अंदर जो है बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, दिखानी है, शो करनी है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, इन्हीं चीज़ों के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी स्वस्थ रहेंगे और हम जल्द इस मुसीबत के दौर से बाहर आएंगे और हमारी मुलाकात फिर से विद्यालय में होगी। मैं रवि कुमार मीना, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर से आपके साथ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने को मिली होंगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे
क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर। तो आप इस वीडियो के साथ अपनी बुक जो है उसको आप ज़रूर साथ में रख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर किस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है नहीं दे पाए हों, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा उतर पाया हूँगा। तो धन्यवाद सभी का, और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द विद्यालय में एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।